13वीं सदी में एक इंग्लिश फिलोसोफर थे रोजर बेकन। उन्होंने एक बात बोली थी कि मैथमेटिक्स के बिना ना तो साइंस को समझा ही जा सकता है, ना ही साइंस को सिखाया जा सकता है, ना ही सीखा जा सकता है, और ना ही स्पष्ट किया जा सकता है। तो उन्होंने ये बात क्यों बोली? और इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई साइंस इंक्लूडिंग केमिकल साइंस, बिना मैथमेटिक्स के आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, चाहे आपकी फिजिक्स है, चाहे आपकी केमिस्ट्री है, चाहे आपकी बायोलॉजी है। ठीक है, तो साइंस को सीखने के लिए मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। इसका हमारा नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री, और इसको मैंने भाई 3 सेक्शंस में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपका पहला पार्ट होएगा जनरल डायसेक्शन ऑफ ए साइंटिफिक स्टडी। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि भाई किसी साइंटिफिक स्टडी को आप किन 2 पार्ट्स के अंदर बांट के पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके। दूसरा जो आपका होएगा भाई रोल ऑफ मैथमेटिक्स। अब हम क्योंकि केमिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो इसका जो रोल है मैथमेटिक्स का वो तो सभी साइंसेस के अंदर है, लेकिन हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होएगा? केमिकल साइंस के ऊपर, कि केमिस्ट्री को सीखने के लिए मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैथमेटिक्स का उसके अंदर क्या रोल है। ओके, और तीसरा हम देखेंगे भाई डोमिनेंट मैथमेटिकल साइंसेज इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, इसमें यह होगा कि भाई जो केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं उनके अंदर मैथमेटिक्स का कौन कौन सा पार्ट डोमिनेट करता है। अब जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल तो यहाँ तक कि मेंसुरेशन भी होती है, लेकिन आपको पता होगा, लेकिन वहाँ पर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये चीज़ें आपको वहाँ पर ज़्यादा यूजुअल, ज़्यादा फ्रिक्वेंट देखने को मिलती हैं। और आपको भाई ये बात बोलते हैं कि अगर आपको कैलकुलस नहीं आता तो क्वांटम मैकेनिक्स आप भूल जाओ। ठीक है बात। तो जैसे आप समझ गया बात भाई कि क्वांटम के लिए कैलकुलस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कैलकुलस वहाँ पर भाई डोमिनेट करता है। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में हम सिंपली यही पढ़ेंगे भाई कि डोमिनेंट मैथमेटिकल साइंसेज इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, अब हम देखते हैं पहला पार्ट जनरल डायसेक्शन ऑफ ए साइंटिफिक स्टडी। तो पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की और उसके बाद हम बात करेंगे भाई थ्योरी की। ओके, तो चलिए पहले बात करते हैं एक बारी भाई एक्सपेरिमेंट की। आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, द एक्सपेरिमेंट में सिंपली बी डिफाइंड एज द ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल फिनोमेना एंड द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि किसी भौतिक घटना को पहले तो ऑब्जर्व करना, ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशन आपका है उस ऑब्जर्वेशन के दौरान कई तरह की जो भौतिक राशियां हैं, कई तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको नोट करना। उनका यूज कहाँ होता है वो आपको हम आगे बताएंगे। ओके, और अब आप भाई डेफिनेशन देखिए थ्योरी की। द थ्योरी इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कोरिलेटिंग वन सेट ऑफ मेजरमेंट्स विद द अदर, द फाइंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस रूल्स टू रैशनलाइज एंड इंटरप्रेट दीज रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि थ्योरी क्या होती है? एक बार जब आपने कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट आपके पास आ चुका है, ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट को रैशनलाइज करने के लिए जो क्या बोलते हैं रूल्स हैं, जो क्या बोलते हैं लॉज हैं, वो डेवलप करना। ठीक है, और मेजरमेंट्स का जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है उसके एक सेट को दूसरे सेट से कोरिलेट करना। ठीक है बात, उस सब का नाम क्या होता है? थ्योरी। यानी कि आप एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट को जस्टिफाई करने के लिए, उसको रैशनलाइज करने के लिए, समझे बात, डिफरेंट डेटा सेट्स को आपस में कोरिलेट करने के लिए, ठीक है, जो रूल्स, जो लॉज आप डेवलप करते हो, ठीक है, उन लॉज को हम क्या बोलते हैं, उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? थ्योरी। ओके, तो अब हम चलते हैं रोल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, कि भाई मैथमेटिक्स का इसके अंदर क्या रोल है। अब भाई हमने पढ़ लिया कि
जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी। तो एक्सपेरिमेंट तो क्या होता है, किसी फिजिकल फिनोमेना को ऑब्जर्व करना और उसके बाद उसके लिए जो रूल्स हैं, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट को रैशनलाइज करने के लिए, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो रूल्स जो डेवलप करते हैं उनको क्या बोलते हैं, थ्योरी। ओके, ठीक है भाई। तो आप ये देखें कि जो रोल ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है, वो क्या होता है इन दोनों चीज़ों के अंदर, थ्योरी के, एक्सपेरिमेंट के अंदर भी और भाई थ्योरी के अंदर, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट होता है और जो थ्योरी होती है, दोनों में ही किसकी रिक्वायरमेंट होती है, दोनों ही क्या करते हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स हैं या सिंबल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको टैकल करते हैं। और मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में भाई होता ही क्या है, नंबर्स, इजंट इट। अब इनके एक्सपेरिमेंट में भी और थ्योरी में भी, दोनों में ही आपको दुनिया भर के जो नंबर्स हैं, दुनिया भर के जो भाई सिंबल्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स और फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आपको टैकल करना पड़ता है, ठीक है। और इक्वेशंस जो इन सिंबल्स को इनका आपस में कोरिलेशन सेट करती हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का रोल क्या बोलते हैं, थ्योरी में भी होता है और मैथमेटिक्स का रोल भाई एक्सपेरिमेंट के अंदर भी होता है, ठीक है बात। जब एक बार आपने किसी एक्सपेरिमेंट को और किसी थ्योरी को, जो मैथमेटिकल नंबर्स हैं, क्योंकि उनमें सारा यही होता है भाई, मैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल्स हैं और नंबर्स हैं, ठीक है, तो इन सिंबल्स को और इन नंबर्स को कोरिलेट करने वाली जो इक्वेशंस होती हैं, आपको वो पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने वही देखा होगा, आपकी जो पॉपुलर इक्वेशन होती है PV = nRT, अरे भाई जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, समझे बात। अगर आप एक काम करें, अगर एक पिचकारी का जो मुंह है उसको आप बंद कर देते हैं और उस पिस्टन को प्रेस करते हैं, तो क्या जो वॉल्यूम है उसके अंदर घटती नहीं, क्या बिल्कुल घटती है। तो हमने ये बात देखी कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब आप भाई प्रेशर लगाते हो, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम घटती है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम लगातार डिक्रीज हो रही है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब प्रेशर को आपने भाई सिंबलाइज कर दिया P से और वॉल्यूम को आपने सिंबलाइज कर दिया V से, ठीक है। और जो इक्वेशन है वो आपकी क्या होती है कि PV = nRT। अब इसके अंदर आप ये देखें कि जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल है 1/प्रेशर। अगर आपने प्रेशर आपने डबल कर दिया तो वॉल्यूम आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, इजंट इट। प्रेशर आप 4 गुना करते हो तो वॉल्यूम आपकी 1/4 हो जाती है, ठीक है। तो ये इस ऑब्जर्वेशन को आप मैथमेटिकली कैसे शो कर सकते हो कि प्रेशर को भी आपने एक सिंबल से शो किया है, वॉल्यूम को भी आपने एक सिंबल से शो किया है, और इनको आपने एक इक्वेशन के थ्रू कोरिलेट करने की ट्राई की है कि भाई, क्योंकि आप ये देखें, एक तो इसको इन्वर्सली, क्यों भाई, क्योंकि अगर मान लिया आप इस प्रेशर डबल करोगे तो ये नंबर, ये चीज़ भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाफ। इसको आपने 4 टाइम्स की चीज़ क्या हो जाएगी, 1/4, इजंट इट। और आपने यहाँ पर भाई पावर, आपने यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं रखा, आपने यहाँ आपके दिमाग में आएगा कि भाई हमने यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं रखा। भाई उसकी वजह ये है कि आप जब प्रेशर डबल करते हो तो वॉल्यूम अगर 1/4 होती, अगर प्रेशर डबल करने पर वॉल्यूम क्या होती, 1/4, तब हम डेफिनेटली यहाँ पर क्या यूज करते, P²। और अगर मान लिया प्रेशर डबल करने पर वॉल्यूम क्या होती, 1/8 एक्सपेरिमेंटली, तो हमको यहाँ पर पावर क्या यूज करनी पड़ती, 3, क्योंकि तभी ये जो थ्योरेटिकल जो ये डेटा है, जो ये थ्योरेटिकल जो इक्वेशन है, ये उस एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट को, उस एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन उसको जस्टिफाई कर पाती। क्योंकि ये इक्वेशन भी यहाँ पर प्रेशर आप डबल लिखोगे, मान लिया मैं, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रेशर को मैं डबल कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2P। तो आप खुद देखें कि पहले के मुकाबले अब यहाँ पर एक नया फैक्टर आ गया है 1/2, यानी कि वॉल्यूम क्या हो चुकी है, हाफ। अगर मान लिया भाई मैं प्रेशर को 3 गुना करता हूँ, ठीक है, अब बताओ क्या हो चुका है, पहले के मुकाबले यहाँ पर एक नया फैक्टर आता है, कौन सा, 1/3, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो चुकी है, 1/3। ओके, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को भाई जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो समझे बात। तो ये आप जैसे आपने सुना होगा, आपने भाई पढ़ा होगा, ठीक है, कि आइडियल गैस इक्वेशन आपकी क्या होती है, PV = nRT। और फिर आपका जो भाई रेट कांस्टेंट होता है K = AE⁻⁻E/RT, ठीक है बात। ये आप करें भाई, जो रेट कांस्टेंट होता है उसका, जो एरिया रेट कांस्टेंट है उसका क्या कोरिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर E आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी, R यहाँ पर गैस कांस्टेंट होती है, यहाँ पर क्या भाई टेम्परेचर, और यह आपको पता है जो भाई ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन, जो ब्रैग्स इक्वेशन है,
जो कि डिफ्रैक्शन थ्योरी के अंदर इस्तेमाल होती है। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पर d क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और लैम्डा यहाँ पर क्या है भाई, वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे यूज्ड, इजंट इट। और ये आपने पढ़ा होगा भाई, ये आपकी नॉन्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, जहाँ पर ये तो आपका भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, ये फैराडे कांस्टेंट है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, ये आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ है, ये आपका क्या है भाई ईएमएफ। तो आप ये देखें कि जो इक्वेशन है ये एक फिजिकल फिनोमेना के अंदर, ये इक्वेशन एक फिजिकल फिनोमेना के अंदर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको कोरिलेट कर रही है, समझे बात। तो भाई रोल ऑफ मैथमेटिक्स आप समझिए ना कि अब मैथमेटिक्स का रोल एक्सपेरिमेंट में भी है, क्योंकि वहां पर आपको भाई जो एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट है वो भी आपके पास नंबर्स के थ्रू तो आता है भाई, तो वहां पर आपको बहुत सारे नंबर्स आपको टैकल करने पड़ते हैं, ठीक है। और थ्योरी के अंदर भी इसका इस्तेमाल है, समझे बात। क्यों? क्योंकि थ्योरी के अंदर आपको भी क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, थ्योरी के अंदर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है जो सिंबल, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल्स हैं जो आपने यूज करने हैं उस एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। और वो सिंबल्स और वो नंबर्स, उनके बीच में फिर आपने कोरिलेशन आपने ढूंढनी है कि आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं, आपने उनको बिल्कुल वैसे ही आपने यूज करना है, ओके। तो आप ये देखें कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। और मतलब इससे आप काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। आप एक काम करें, आप पी को उस तरफ फेंक दें, एन आर टी बाई पी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर डबल करने पर वॉल्यूम क्या होती है, हाफ। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि प्रेशर डबल करने पर वॉल्यूम हाफ होती है, इसीलिए प्रेशर इसके इनवर्स से लिखा जाएगा। अब टी डबल करने पर वॉल्यूम क्या होती है, डबल। तो आपने टी को भी, आपने टेम्परेचर को भी, और आपने वॉल्यूम को भी, आपने दोनों को ही कैसे शो कर दिया, सिंबल से, टी से और पी से। और क्योंकि डबल करने पर सिर्फ डबल ही होती है तो आपने करना क्या है, यहां पर भी एक पावर, जैसे प्रेशर की आपने एक पावर यूज की थी वहां, वैसे ही टेम्परेचर की भी आपने क्या करनी पड़ेगी भाई, एक सिंगल पावर आपने यूज करनी पड़ेगी। और तीसरा आप ये देखिए भाई अमाउंट, ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं गैसेस की बात भी ना करूं, अगर मैं सिंपली लिक्विड्स की बात करूं, तो आप ये बताएं कि अगर हमारे पास 1 लीटर अगर हमारे पास कोई कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, तो उसके लिए हमको वही उसको कंटेन करने के लिए जो कंटेनर हमको रिक्वायर्ड होगा, उसको डालने, उसको भरने के लिए, उसको वही ऑक्यूपाई करने के लिए जो हमको कंटेनर रिक्वायर्ड होगा वो 1 लीटर का रिक्वायर्ड होगा ना। और 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक को भाई आप 2 लीटर के बर्तन में डाल सकते हो, 1 लीटर के बर्तन में 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगी। तो आपको ये आपको लिक्विड्स में भी आपको चीज़ देखने को मिलती है। अगर अमाउंट जो है वो डबल हो जाती है तो उसकी जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है वो मटेरियल, वो वॉल्यूम भी क्या होती है, डबल, इजंट इट। तो सिमिलरली क्या होता है गैसेस के अंदर कि भाई अगर आपने जो एन है, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने वो डबल कर दिए तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ मोल्स आपने वो ट्रिपल कर दिए, फॉर एग्जांपल आपको पता है भाई 18 ग्राम जो पानी होता है, ठीक है, आपको पता है भाई 18 ग्राम पानी, 1 मोल पानी होता है आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल पानी को ऑक्यूपाई करने के लिए 18 ग्राम पानी की जो भाप होएगी, जो स्टीम होएगी, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी 36 ग्राम पानी, यानी कि 2 मोल पानी की स्टीम उससे 2 गुना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, इजंट इट। तो क्योंकि अमाउंट डबल करने पर वॉल्यूम डबल होती है तो हम क्या करते हैं, तो इसको भी हम कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। अगर एन डबल होता है तो ये डबल होता है, ये हाफ होता है, ये हाफ होता है। अगर मान लिया एक्सपेरिमेंटली में क्या देखने को मिलता कि अमाउंट डबल करने पर वॉल्यूम 4 गुना हो रही होती, तो हमको यहाँ पर स्क्वायर यूज करना पड़ता, क्योंकि तब भैया आप यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर डबल करते हैं 1 की जगह, आप मान लिया नंबर ऑफ मोल 1 है तो वॉल्यूम आपकी 1, और नंबर ऑफ मोल अगर आपके 2 है तो नया तो भाई 2 की पावर 2 क्या होता है आपके पास 4, इजंट इट। तो एक्सपेरिमेंट में और थ्योरी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल से रिप्रेजेंट किया होता है, और फिर उनकी जो आपस में कोरिलेशन होती है उनको ऐसे इक्वेशन से शो किया होता है। और आप इस इक्वेशन से आप और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उनमें से एक आपका है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे आप ये देखें, अगर मान लिया भाई आर यहाँ पर कॉन्स्टेंट एन आर टी, ठीक है, एन यहाँ पर वेरिएबल है, टी यहाँ पर वेरिएबल है, पी यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। आप एन की वैल्यू आप कम ज़्यादा कर सकते हो, टी की वैल्यू आप कम ज़्यादा कर सकते हो, प्रेशर की वैल्यू भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बारी एन की वैल्यू डिफाइन कर दी कि इतने मोल
इतने प्रेशर पे, इतने टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, तो वॉल्यूम आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। एन, टी और पी की वैल्यू पुट करने पर, और आर की जो आर जो कि एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट करने पर अपने आप वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स। यानी कि आप एन को, टी को और पी को तो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। एन, टी और पी को अगर आपने अपनी मर्जी से आपने चेंज कर दिया तो आप अपनी मर्जी से वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। वॉल्यूम फिर एक खास वैल्यू है कि भाई इतने मोल इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर के साथ इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ही करेंगे, उसमें हमारा कोई जोर नहीं है। ठीक है ना बात? ओके, तो ये होगा भाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो वी तो यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एन, टी और पी यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम ये बोलेंगे कि v इज ए फंक्शन ऑफ एन, टी एंड पी। तो इसको फिर ऐसे भाई, ऐसे इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई जो वॉल्यूम हो इनसे मल्टीप्लाई हो रखा, नहीं। इसका मतलब सिंपली क्या है कि वॉल्यूम इन तीनों पैरामीटर्स का फंक्शन है। ठीक है, वॉल्यूम फंक्शन है एन का, वॉल्यूम फंक्शन है टी का, और वॉल्यूम फंक्शन है पी का। ओके, ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और भी भाई क्लैरिफाई किया जा सकता है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, वेरिएबल्स का और कॉन्स्टेंट्स का। आपने देखा भाई कि यहाँ पर पी वी एन और टी तो वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यू चेंज होती है, लेकिन आर की जो वैल्यू होती है वो एक फिक्स्ड नंबर होता है, ये चेंज नहीं होता, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टेंट। ठीक है बात। अब हम देखते हैं भाई डोमिनेंट मैथमेटिकल साइंसेज इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि भाई जो केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनके अंदर डोमिनेंट मैथमेटिकल साइंसेज कौन सी होती है, इस बारे में हम एक बार बात करते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि भाई हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। ठीक है बात, मतलब आप ये माने कि जैसे कि मान लिया कोई सोचे, भाई कोई स्टूडेंट ये सोचे कि उसको पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़नी है क्वांटम के अंदर। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट अप्रोच क्या होती है कि वो लाइब्रेरी में जाएगा और वहाँ से भाई क्वांटम के डिफरेंट बुक्स पढ़ेगा, लेकिन उसको वो कहीं से भी पल्ले नहीं पड़ रही, कहीं से भी उसको वो समझ में नहीं आ रही पर्टर्बेशन थ्योरी। तो वो सोचता है कि इन बुक्स के अंदर कुछ कमी है, इन बुक्स के अंदर कुछ भाई गलती, कोई दिक्कत है, इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो वो एक बुक, दो बुक, तीन बुक, वो कई बुक्स से गो थ्रू होता है। ठीक है, और फिर भाई वो सेमेस्टर में लिखने के लिए लास्ट में आपको पता है वो एक ऐसी बुक ढूंढता है जिसके अंदर, जब उसको समझ में बिल्कुल नहीं आता, तो लास्ट में वो सेमेस्टर के लिए एक ऐसी बुक ढूंढता है जिसके अंदर सबसे शॉर्ट डेरिवेशन दे रखा हो, उसको क्रैम करता है और पेपर के अंदर उसको भी वैसे ही रिप्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो उसकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम उस वक्त वो होती है पर्टर्बेशन थ्योरी सीखना। लेकिन अगर आप उसको ये बोलते हो भाई कि आप एक काम करो, पहले आप एक बारी भाई जो क्या बोलते हैं कैलकुलस, आप पहले वो सीखो। आप जो भाई पावर सीरीज मेथड है, जो पावर सीरीज है, टेलर सीरीज है, मैक्लॉरिन सीरीज है, समझे बात, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आप वो सीखो। उसके बाद आप क्या बोलते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी का जो डेरिवेशन आप सीख पाओगे। वो कहेगा नहीं मेरी तो इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है, पर्टर्बेशन थ्योरी। उसको इमीडिएट आंसर चाहिए, उसको इमीडिएट वही रिजल्ट चाहिए। तो गलती बुक्स के अंदर नहीं है भाई, गलती हमारी अप्रोच के अंदर है, समझे बात। क्योंकि उस डेरिवेशन के अंदर पर्टर्बेशन थ्योरी का जो डेरिवेशन है और उसका भाई फिर उसके जो डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं और उनका जो भाई क्या बोलते हैं उनके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको हम क्यों ग्रैब नहीं कर पाते, उनको हम क्यों सीख नहीं पाते, क्योंकि हम उस चीज़ को सीखने के लिए जो फंडामेंटल्स हैं, जो कि मैथमेटिकल ब्रांच से आते हैं, जो कि मैथमेटिक्स से आते हैं, उनको सीखने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और उसको सीखे बिना आप वो पर्टर्बेशन थ्योरी नहीं सीख सकते, समझे बात। तो आप किसी को बोलते हुए ना पहले मैं ये सीख ले, तो वो कहता नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे तो भाई मेरे पेपर में तो पर्टर्बेशन थ्योरी नहीं है। ठीक है, मैं क्यों सीखूँ डिफरेंशिएशन, मैं तो केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। लेकिन भाई जब तक वो कैलकुलस में एक्सपर्ट नहीं होएगा, जब तक कि वो कैलकुलस नहीं सीखेगा, वो पर्टर्बेशन थ्योरी आप छोड़ें, क्वांटम के जो बिल्कुल जो बेसिक से बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जो बिल्कुल फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं, उनको भी वो नहीं सीख सकता, आप ये यकीन मानिए। ठीक है बात, ओके। यहाँ पर भाई अब ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, उनके अंदर इस्तेमाल तो भाई काफ़ी तरह के जो मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन डोमिनेट कौन सा करता है। ओके, मैंने आपको बताया था क्वांटम के अंदर आपको यूज़ तो मेंसुरेशन भी करना पड़ सकता है, लेकिन क्वांटम के अंदर आप प्राइमरली आपको भाई जिसका बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ हो वो कौन सा होता है आपका, कैलकुलस। उसी तरीके से
जो आपकी वही ग्रुप थ्योरी और मॉलिक्यूलर सिमेट्री होती है, उसको सीखने के लिए आपको पहले क्या सीखना पड़ता है? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ग्रुप थ्योरी और मॉलिक्यूलर सिमेट्री। इसको भाई आप बिल्कुल भी नहीं सीख सकते जब तक कि आपको नहीं आती मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ये मस्ट है। और मैं आपको एक बात बताऊं भाई, जो मॉडर्न केमिकल साइंस है वो दो ही चीज़ों से आती है। मॉडर्न केमिकल साइंस बेस्ड है क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रुप थ्योरी, मतलब मॉडर्न केमिकल साइंस भाई क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, समझे बात, आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, वो सारी की सारी आज के टाइम पे भाई कहाँ से आती है? जो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, उससे आती है। और आप ये बताएं, जो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है वो कहाँ से आता है? क्वांटम से, समझे बात। और क्वांटम फिर कहाँ से जुड़ी हुई है? क्वांटम के लिए आपको पहले क्या सीखना पड़ेगा? कैलकुलस। जैसे कि आप, मैं हमेशा वही एक मिसाल देता हूँ, ये नज़ीर देता हूँ, ठीक है, कि आप एक अच्छा हेयर कट, आप एक अच्छा हेयर स्टाइल नहीं रख सकते अगर आपके पास कॉम्ब है और आप गंजे हैं, तो आप उससे कोई अच्छा हेयर स्टाइल तैयार नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता, अगर आपको भाई कैलकुलस नहीं आता, तो आप क्वांटम मैकेनिक्स नहीं सीख सकते। और अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स नहीं सीख सकते भाई, ठीक है, तो जो मॉडर्न केमिकल साइंस है, जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, उसको आप भूल जाए, क्योंकि वो सारी की सारी किसके ऊपर बेस्ड है? क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक है। और अकेली क्वांटम मैकेनिक्स भी मैं आपको बताऊं भाई, ठीक है, ये दो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी क्या क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। एक तो क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा आपका ग्रुप थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर सिमेट्री, ठीक है। अब ग्रुप थ्योरी और मॉलिक्यूलर सिमेट्री के लिए आपको एक तो भाई जो मैथमेटिक्स के अंदर जो होता है ग्रुप थ्योरी, आपको वो पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट जो भाई क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स क्या होती है, ठीक है। और आपको भाई जो इनवर्स निकालना भाई मैट्रिक्सेस का ब्लॉक फैक्टराइजेशन डिटरमिनेंट्स क्या होता है, समझे बात, वो सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। यानी कि आप क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रुप थ्योरी के बिना आप मॉडर्न केमिस्ट्री को नहीं सीख सकते। और इन दोनों को सीखने के लिए आपको भाई क्या पढ़ना पड़ता है, आप देखिए, क्वांटम के लिए कैलकुलस और ग्रुप थ्योरी के लिए भाई मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है। अब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपको वही इस्तेमाल तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन आपने प्राइमरीली आपने देखा होगा वहाँ पर नहीं है बहुत सारे, अरे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर नहीं होता क्या, अरे भाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है भाई, ये इक्वेशन है, आपको इसका स्लोप निकालना होता है, इजंट इट, इसका भाई पॉजिटिव स्लोप, इसका नेगेटिव स्लोप है। और जब आप पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स तो आपने देखा होगा भाई, ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो स्लोप है वो ये इन्फो देता है, सेकंड ऑर्डर के अंदर भाई स्लोप से हम रेट कांस्टेंट ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, थर्ड ऑर्डर के अंदर भाई ऐसे निकाल सकते हैं, जीरो ऑर्डर के अंदर ऐसे निकाल सकते हैं, ओके। और या फिर भाई इसका एक्सट्रापोलेशन करने के बाद जो इंटरसेप्ट होता है वो क्या प्रॉपर्टी हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सब भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो वहाँ पर आपको जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वो तो आपको यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन इसके अलावा आपने देखा होगा भाई जो एक्सपोनेंशियल और जो लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं वो आपने बहुत फ्रिक्वेंटली आपने टैकल करने पड़ते हैं, ओके। और अब आप देखें भाई, जैसे आपकी एनएमआर और ईपीआर स्पेक्ट्रस को मैं आपको जस्ट कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग, आप इस चीज़ से फैमिलियर हो जाओ, समझे बात, आपके दिमाग में चीज़ भाई क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप देखें एनएमआर एंड ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और मैं बोलता हूँ बल्कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इन जनरल, उसमें जो वेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप सोचें कि आपका जो, अरे एनएमआर तो आप सारा एक्सप्लेन ही कैसे करते हो, जो वेक्टर मॉडल है, इजंट इट। तो आपका ईपीआर है या आपका एनएमआर है, उसमें आप जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो स्टेट्स होती हैं एनएमआर की, उनको आप कैसे रैशनलाइज करते हो, कैसे उनको इस्तेमाल करते हो वेक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है। और आपने भाई देखा होगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, अरे आपकी इनऑर्गेनिक के अंदर जो आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा होता है वहाँ पर नहीं आप निकालते हैं माइक्रोस्टेट्स, इजंट इट। वो सब कहाँ से आता है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। ऐसे नहीं बोलते, आपने पढ़ा होगा कि P5 के अंदर भाई P² के अंदर इतनी, अगर मान लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P² है तो इतनी माइक्रोस्टेट्स होंगी, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है तो इतनी माइक्रोस्टेट्स, इजंट इट। हम बोलते हैं ना कि D² के अंदर टोटल क्या होती है 45 माइक्रोस्टेट, ठीक है। वो सब काम हमको कैसे पता लगता है कि D² कॉन्फ़िगरेशन को 45 तरीके से अरेंज किया जा सकता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, समझे बात। तो मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है कि ये डिफरेंट मैथमेटिकल साइंसेस भी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में कैसे इस्तेमाल होते हैं, ओके। ये लेक्चर भी हमारा इतना ही था, ठीक है। इसमें हमने सिंपली क्या पढ़ना था
कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप ये यकीन मान के चलें कि भाई बिना मैथमेटिक्स के साइंस इंक्लूडिंग केमिस्ट्री इट इज़ सिंपली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आप ये सीख ही नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए भाई हम आपको जो चारों स्ट्रीम पढ़ा रहे हैं, वही फिजिकल केमिस्ट्री और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ाते हैं आपको? फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्स। तो भाई मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्स का हमारा ये आज का बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, और इसका एक फ़ायदा और भी मैं आपको बताऊं भाई, इस हमारा जो ये चैप्टर होएगा मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्स, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें आपका जो पार्ट ए होता है नेट का, वो भी इसमें आपका सारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो कल से हम जो भाई प्रॉपर वे में जो डिफरेंट क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम भी कल से पढ़ना शुरू कर देंगे। कल हम पढ़ेंगे नंबर्स कॉन्सेप्ट। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।